हेलो एवरीवन, आई एम आशीष एंड वेलकम टू आवर चैनल। पिछले लेक्चर में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन 1 का जो लेक्चर है वो अपलोड किया था। जो भी व्यूअर्स नए हैं वो पहले आई बटन पे ऐसा करें कि जाके कॉन्स्टिट्यूशन 1 का लेक्चर देखें और साथ साथ में जनरल स्टडीज की जो स्ट्रेटजी है उसको भी देखें। ठीक, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन 2 उसका जो टॉपिक 2 था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ी बेसिक हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास क्या रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि दो युद्ध हैं, उनको अपने ध्यान में रखना है और उसको याद करना है। पहला बैटल ऑफ पलासी जो कि 23 जून 1757 को हुई थी। ठीक, किसके किसके बीच हुई थी युद्ध में, आपको डेट, प्लेस और किसके किसके बीच हुई थी ये आपको याद करना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थे और उन्होंने हराया था किसको, बंगाल के नवाब जिनका नाम सिराजुद्दौला था। तो इसमें ये बस आप याद करेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे विनर थे, विजेता थे, और हराया किसको था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को। दूसरा बैटल क्या है, बैटल ऑफ बक्सर। इसका हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है। क्यों? क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कंबाइंड आर्मी को हराया था, सेना, मतलब इसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक है, इन तीनों की जो कंबाइंड आर्मी थी, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, उन्होंने इनको हराया था। इसलिए इसका ऐतिहासिक जो महत्व है वो ज्यादा है, क्योंकि पहली बार 3 सेनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था। अब क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। ट्रीटी मतलब संधि और इलाहाबाद इसलिए 1765 में हुई थी। ये आपका सन याद करें, किसके किसके बीच हुई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव इस तरफ थे, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक थे, वो ध्यान में रखेंगे। ठीक, और इस ट्रीटी में हुई क्या थी, तो जो कर वसूलने की जो शक्ति थी, आप कह सकते हैं अधिकार है, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चली गई थी। अब इससे पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी थी, मतलब व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। अब वो टैक्स वसूलने के लिए भी एलिजिबल हो गए। अब इसमें एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहां पे आपको बता रहा हूं जो आपको याद करना है कि बक्सर की लड़ाई के समय जो है बंगाल के गवर्नर कौन थे, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वैनी स्टार्ट, इनका कार्यकाल 1760 से लेकर 1765 था। तो ये याद रखेंगे, अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उस समय गवर्नर कौन था। वैनी स्टार्ट इसका नाम था, इनका नाम था। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से लेकर 1772 तक डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल में जो है दोहरा शासन लगाया था, और इसको खत्म किसने किया था, वारेन हास्टिंग्स ने। तो ये इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ये थोड़ा बेसिक इतिहास है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शुरू करे उससे पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड जानना हमें जरूरी था। अब देखिए 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, आप ध्यान रखेंगे। उसका ओरिजिनल नाम जो था वो मर्चेंट एडवेंचरर्स था, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछ रखा है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पूरब के देश हैं उनके साथ व्यापार करने के लिए किसने चार्टर दिया था। चार्टर का मतलब हुआ आपको व्यापार करने के लिए अनुमति पत्र। तो क्वीन एलिजाबेथ 1, ये हमेशा आप याद रखेंगे कि चार्टर देने वाले जो थे वहां की महारानी थी ब्रिटेन की, जिनका नाम क्वीन एलिजाबेथ 1 था। दूसरा सवाल जो इसमें पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस समय भारत के मुगल शासक कौन थे। तो अकबर, जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब हम क्या देखेंगे कि कहां से कहां तक कंपनी का शासन था और कहां से कहां तक क्राउन रूल मतलब ताज का शासन था। फिर उसमें क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स को वन एक्ट एट अ टाइम और एकदम पॉइंट वाइज में फिगरेटिव डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो छप जाएगी किस एक्ट में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। और वो एग्जाम में आते हैं बस वही वाला, एकदम एक्ट के अंदर घुस के उसका पूरा डिटेल नहीं देखेंगे। जो ब्रॉड आप कहते हैं ना, ये पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, ऐसे करके हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक हिस्ट्री के बाद अब क्या देखेंगे कि कंपनी रूल, कंपनी का शासन कहां से कहां तक चला था। ठीक है, फिर ताज का शासन दैट इज क्राउन रूल कहां से कहां तक चला था। तो सबसे पहले इस पे देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखेंगे, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देखेंगे, फिर चार्टर एक्ट्स की एक सीरीज आती है। ठीक,
ये हर एक 20-20 साल पे आती है, आपको ध्यान में रखना है। पहला 1793 में आएगा, फिर 20 साल ऐड कीजिए तो 1813 में, फिर 20 साल ऐड कीजिए 1833, फिर 20 साल ऐड कीजिए 1853। लास्ट वाला फर्स्ट वाला जो है ये चार्टर एक्ट 1793, ये ध्यान में रखेंगे, और लास्ट वाला 1853 में आया। तो ये 4 चार्टर एक्ट्स आए थे और साथ में रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये 6 टोटल एक्ट जो है कंपनी रूल के, मतलब कंपनी जो शासन कर रही थी तो उनके दौरान ये 6 कानून पारित किए गए थे वहां से। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है, आपको पता है कि 1857 में सिपाही विद्रोह होता है, सिपाही म्यूटनी जिसको कहते हैं, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, कंपनी की गलत पॉलिसीज जितने भी पीछे आए थे, लोगों के अंदर जो गुस्सा था उस समय सिपाहियों के अंदर, उसके कारण जो विद्रोह होता है, तो यहां पे जो वहां के क्राउन होते हैं, मतलब वहां के महारानी या ताज का शासन जो आप समझेंगे, कहते हैं कि कंपनी से कहते हैं कि बेटा अब तुमसे ना हो पाएगा, अब तुम शासन ना करो, मैं करूंगा। तो वहां से क्राउन रूल शुरू हो जाता है। क्राउन रूल में क्या होता है, सबसे पहला एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक, पहला ध्यान में ये रखेंगे। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक, फिर ऐसे एक सीरीज ऑफ एक्ट्स पास की जाती है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि मॉडले मिंटो सुधार या मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉडले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे वो वाइस रॉय थे, इनके नाम पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सबको डिटेल में देखेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको भी मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और ये वाइस रॉय थे। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, और लास्ट जो सीरीज ऑफ एक्ट थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इतने एक्ट्स पढ़ने का क्या मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में जो जितने फीचर्स दे रखे हैं वो कहीं ना कहीं से बोरो किए गए, उधार लिए गए हैं। तो हमारा जो संविधान है उसमें अलग अलग प्रावधान क्या है, इन्हीं एक्ट से धीरे 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 ऐड करके आप देखेंगे कि लगभग 250 आर्टिकल्स, अनुच्छेद जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो संविधान बना था 2 साल 11 महीने 18 दिन में, बट जो इसकी पृष्ठभूमि है वो यहां से शुरू हो गई थी। कुछ ऐड होते 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 ये सारी चीजों का अलग ही, जब सोर्सेज ऑफ संविधान हम देखेंगे कि किस प्रावधान को किस देश से लिया गया, उसमें देखेंगे कि हमारे प्रावधान जो है अलग अलग देश में कुछ हमने मॉडिफिकेशन किया है, मतलब कुछ उसमें अपनी तरीके से एडिशन किया है, तब जाके जो हमारा संविधान के अंदर जो भी जितनी चीजें हैं उनको हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं, सबसे पहला एक्ट है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसको डिटेल में देखते हैं। उसमें बस 4 पॉइंट आपको ध्यान में देना है। चलिए देखते हैं 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला एक्ट क्या कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसके पहले हम क्या देखते हैं, इसका इतिहास क्यों लाया गया। देखिए, आपको मैंने बताया कि 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। 2 युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते। अब इनको सफलता मिल रहा था युद्ध में, तो क्या हुआ, इनके पास अहंकार आ गया और ये विनम्रता भूलते गए। तो जीतने लगे तो उनको लगा कि अब हम पूरा राज कर सकते हैं, प्रॉफिट्स अच्छी खासी हो रही थी कंपनी की। लेकिन विनम्रता अगर हम भूल जाते थोड़ी सी सफलता मिलने पे, तो फिर हमारे साथ क्या, हमारा पतन हो जाता है। वही इनके साथ भी हुआ कि ये इनकी जो कंपनी है वो लॉस में चली गई, अच्छी खासी लॉस में चली गई। और जब कंपनी लॉस में चली गई तो इनको ब्रिटिश जो संसद होती है वहां के पार्लियामेंट से पैसे की जरूरत पड़ी। वो पैसे उन्होंने बोला कि पैसे चाहिए कंपनी को प्रॉफिट से लॉस से बाहर निकालने के लिए। तो ठीक, जब आप किसी से पैसे मांगने जाते हैं तो उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या बोला कि यस वी विल गिव यू द मनी बट वी विल रेगुलेट यू, हम आपका संचालन करेंगे, आप पे नियंत्रण करेंगे। तो इसीलिए लॉर्ड नॉर्थ जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सेक्रेट कमेटी बनाई कंपनी के अफेयर्स को देखने की, उसके रिपोर्ट पे ही ये एक्ट लाया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि किसके कहने पे, किसकी गुप्त समिति के सुझाव पे लाया गया था। तो लॉर्ड नॉर्थ जो कि ब्रिटेन के पीएम थे, ध्यान रखिएगा, उनकी एक समिति बनी थी, उसके सुझाव पर इस एक्ट को पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक, अब देखिए इसके 4 प्रोविजन से इंपॉर्टेंट वाले, एकदम 4, 1 2 3 4 एकदम दिमाग में आपको बैठ जाएगा। पहला वाला क्या है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पे संसदीय नियंत्रण। बस एक इस एक्ट के माध्यम से पहला क्या है प्रोविजन, इसका प्रावधान कि इस पे संसदीय नियंत्रण किया गया। दूसरा देखिए, पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल was changed to गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए
इस एक्ट के पहले क्या हुआ था, 1757 से लेकर 1760 तक जब हम हिस्ट्री में देखेंगे कि बंगाल के एक सीरीज ऑफ गवर्नर थे, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव हुए, वेनिस्टार्ट हुए, बीच में कार्टियर आए, फिर बीच में थोड़े दिन 2 साल के लिए क्लाइव भी आए थे, उसके बाद वारेन हेस्टिंग आए। तो जो पद का नाम था ना कि गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर, इस पद के नाम को बदल दिया गया और कहा गया कि अब से इस पद को कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस पे कुछ याद नहीं करना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इससे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, बस इतना सा ध्यान में रखना। अब देखिए पहले ऐसे गवर्नर जनरल कौन बने, तो वारेन हेस्टिंग्स बने। देखिए ये होता क्या है कि 1772 से लेकर 1774 तक क्या होता है कि ये बंगाल के गवर्नर रहते हैं। अब 73 में कानून आ गया, तो इसके बाद से क्या हो गया, ये गवर्नर जनरल हो गए। 1774 से लेकर 1785 तक क्या हुआ, ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। तो अगर सवाल आता है कि बंगाल के आखिरी गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये आप एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि इस एक्ट से पद का नाम बदला गया और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वो भी वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए, ये इंडिया में उस समय 3 प्रेसिडेंसी, यहां पे कैलकाटा थी, बंगाल जिसको कह रहे हैं, यहां मद्रास, यहां बॉम्बे। अब यहां के जो गवर्नर्स थे इनको क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे कर दिया, मतलब सबऑर्डिनेट, उनके अधीन हो गए, ये सुपीरियर हो गए और इनके नीचे ये हो गए। तीसरा प्रोविजन ये है, लास्ट प्रोविजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक प्रोविजन दिया गया कि आपको एक उच्चतम न्यायालय का गठन करना है। ठीक है, तो 1774 ईस्वी में 1774 एक्ट इज 1773 बट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774। यू नीड टू नो दिस वन। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गठन हुआ 1774 में, इसमें एक प्रावधान दिया गया कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, साथ साथ 3 न्यायाधीश होंगे। तो 1 चीफ जस्टिस, 3 न्यायाधीश, 3 जस्टिसेस। अब इसमें आपको ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है कि इलीजे इम्पी, यह ध्यान रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय का जो गठन 1774 में हुआ, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, इलीजे इम्पी। अब जितने किताब पढ़िएगा सब में दिया हुआ है, बट आपको याद रखना, ध्यान से भूलिएगा नहीं। और 3 जजेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक दो बार आप लिखेंगे, नोट्स बनाइए इसका, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा। क्या, हाइड, लेमिस्टर, चैम्बर, 3 नाम, हाइड, लेमिस्टर, चैम्बर। तो ये 4 प्रावधान आप देखिए जो पीछे मेरे दे रखा है, वो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैंने जिस तरीके से बताया, पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे संसदीय नियंत्रण, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे, ये ध्यान में रखिएगा, और लास्ट गवर्नर थे। दूसरा पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, भूलना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है इसको, नोट्स बनाइए। ये इस तरीके से मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया कि एकदम यहां पे प्रिंट हो जाना चाहिए, जिसको माइंड मैप बोलते हैं ना। अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझ के भी इसको दिमाग में डाल सकते हैं। और इनका कार्यकाल अभी हिस्ट्री में देखेंगे, अलग अलग गवर्नर जनरल आए थे, उनके कार्यकाल देखेंगे, बट इनका ध्यान रखिएगा कि ये 72 से 74 तक गवर्नर थे और 74 से 85 तक गवर्नर जनरल थे। क्लियर। तीसरा पॉइंट एकदम सिंपल था कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और लास्ट वाला, उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस का नाम ध्यान में रखिएगा। पहले तो गठन 1774 ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा, और ये इलीजे एमपी, और 3 ये हाइड, लेमिस्टर, चैम्बर। आई होप आपको 1773 एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट इतना अच्छे तरीके से पहले क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर आप बुक में पढ़ रहे हैं, लूसेंट में, याद रटने की कोशिश मत कीजिए, इसको समझना है। संविधान को आप समझ के पढ़िएगा तो याद नहीं करना। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी, जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा आपके दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक, अब अगला हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, सीरीज ऑफ एक्ट्स पे दूसरा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पहला आप याद रखेंगे कि इसमें कौन सा है, ईयर कौन सा है, 1784। दूसरा, पिट्स इंडिया एक्ट किसके नाम पे रखा गया था, तो पिट जो थे ना, विलियम पिट, ये उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने ही इस एक्ट को क्या इंट्रोड्यूस किया था वहां की संसद में, इसलिए इस एक्ट को उनके नाम पे रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें आपको 3-4 जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो देखना है। देखिए क्या क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज इस एक्ट में दिया गया था, क्योंकि सारे बुक्स, रूटीन बुक्स जितने भी है, लूसेंट, क्राउन वगैरह में प्रोविजंस जो है दे रखे हैं। ठीक, पहला देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम EIC एक्वायर्ड टेरिटरीज, मैं समझा रहा हूं इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड टेरिटरीज कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। देखिए आपको मैंने बताया कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, याद रहेगा एकदम।
उसके बाद ये आई थी हमारे साथ व्यापार करने। धीरे धीरे इनकी एस्पिरेशन बढ़ी, इच्छाएं बढ़ी, व्यापार करते 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 क्या करते, क्षेत्रों पे अधिकार जमाना शुरू कर दिया। 2-3 युद्ध लड़े, आपको बताया, पलासी, बक्सर वगैरह। उसके बाद दीवानी राइट्स इनको मिल गई। तो जितने अधिकृत जमीन है ना भारतीय राज्य क्षेत्र में, जो कंपनी ने अधिकार किया, मतलब अधिग्रहण किया एक तरीके से, उसको अब क्या कहा जाने लगा कि ब्रिटिश सम्राट के आधिपत्य का क्षेत्र है, कि उनका पोजीशन है इस क्षेत्रों पे। पहली बार इस एक्ट के माध्यम से कहा है कि हमारे भारत देश का जो राज्य क्षेत्र है वो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत उनका पोजीशन है। तो ये प्रोविजन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि अब चूंकि इनकी एस्पिरेशंस बढ़ रखी थी, एक व्यापार कर रहा था, एक अधिकार, मतलब अधिकार में भी विस्तार कर रहे थे, राज्य क्षेत्रों पे कब्जा धीरे धीरे युद्ध के माध्यम से ये करने लगे, क्योंकि इनकी जो सैन्य शक्ति थी वो स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू जो भारत के उस समय राजा थे उनसे। तो ठीक, ये ध्यान रखिए कि कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी सेपरेटेड, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब इसमें क्या किया गया कि दो कॉमर्शियल फंक्शन के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जितने लोग होंगे उनका काम क्या होगा कि कंपनी के व्यापार को कैसे विस्तार करना है पूरे भारत में, इस पे ये ध्यान रखेंगे, इस पे ये फैसले लेंगे, इस पे सुझाव देंगे। तो इस जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था, वो मेन इनका काम था कि व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे और व्यापार को जितना ज्यादा हो सके उससे ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ये समझ गए। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल फंक्शन। अब पॉलिटिकल फंक्शन में जितना भी मतलब राज्य क्षेत्र हुआ, उस पे कौन राज्य करेगा, कि कौन वहां का अधिकार किसको दिया जाएगा, ये सब देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसको हिंदी में नियंत्रक मंडल कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसमें कितने सदस्य होते थे। तो टोटल ध्यान रखिएगा 6 सदस्य होते थे, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, अब नहीं भूलिएगा, अब बस यहां से ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सी से शुरू हो रहा है और कॉमर्शियल फंक्शन व्यापारिक मामले भी सी से शुरू हो रहा है। तो सी इज इक्वल टू सी, मतलब क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेंगे, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए कि व्यापारिक मामले कौन देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो यहां पे सिंपल सा है कि सी इज इक्वल टू सी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कॉमर्शियल फंक्शन देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल फंक्शन देखता था। आई होप आपको पिट्स इंडिया एक्ट ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बस 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसके, जो आप ध्यान में रखिए। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जिस 1773 में प्रोविजन मैंने देखा नहीं था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि गवर्नर जनरल के परिषद में 4 लोग उनकी सहायता करने के लिए दिए गए थे, किसी भी फैसले में सुझाव वगैरह लेने के लिए उनकी सहायता करने के लिए जो परिषद होता है उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 अदर पर्संस। इस एक्ट में क्या किया गया कि उस 4 जो सहायता करने के लिए सदस्य थे उसमें से एक को संख्या को कम कर दिया गया, मतलब गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य उनको सहायता करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बट एग्जाम में उतना ज्यादा ध्यान से नहीं आता है। इस पे आपको मेन सवाल ये पॉलिटिकल फंक्शन पे आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे और उनका काम क्या था। पिट्स इंडिया एक्ट में पिट जो थे वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एकदम आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब क्या है कि अगले लेक्चर में हम सीरीज शुरू करेंगे चार्टर एक्ट्स की। चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853, ये कंपनी रूल में क्या है, ये 4 चार्टर एक्ट्स पास होते हैं 20-20 साल के गैप पे। सबके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। मैं आशा करता हूं कि ये जो प्रोविजंस जितने भी 2 एक्ट्स के थे, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, कंप्लीटली समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए, कुछ भी कहीं दिक्कत है, अब याद नहीं करना है, चाहे आप लूसेंट पढ़ रहे हो, क्राउन पढ़ रहे हो, परीक्षा वाली पढ़ रहे हो, आप क्या करेंगे कि एकदम ये प्रोविजन दिमाग में बैठा लीजिए। आप नोट्स बनाइए, इसी तरीके से बनाइए। देखिए, एक होता है कि आप पैराग्राफ में नोट्स बनाते हैं, पैराग्राफ में नोट्स बनाइएगा तो क्या होगा कि एक तरीके से याद करने के समय जो है ना बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, यार बार बार पढ़ना। अगर फिगरेटिव बनाइएगा, इस तरीके से डायग्राम्स के माध्यम से नोट्स बनाइएगा, तो आपको याद करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और बार बार वो दिमाग में बैठा रहेगा। यहां पे थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग खराब है, उसके लिए सॉरी, बट हैंडराइटिंग तो मेरी यही है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से ज्यादा हो सके इसको विस्तार में फैलाइए। जितना ज्यादा, तुरंत ही हम जल्द ही आपके यहाँ आपको लाइव क्लासेस के साथ ही आ रहे हैं। मैथ्स की लेक्चर्स आपको अपलोड होती जा रही हैं। आप %8 आई थिंक कल राहुल सर ने अपलोड किया था, आप नहीं देखे हैं तो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में %8 का जो है लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वो सीरीज देखें।
आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड आता है, तो प्रतिशत मेंसुरेशन, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये तीनों, और एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन, ये तीनों चीज चल रही हैं। लेक्चर सीरीज उनकी जो प्लेलिस्ट बनाई है ये चैनल पे, उनको जाके आप जरूर देखें, ठीक है, और शेयर करें। तब तक के लिए, अगले लेक्चर्स के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्द।